नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सो होपफुली यू ऑल आर वेल, वेरी वेल। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे अगला वाला जो टॉपिक है मैंगो स्टेट का। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मैंगो स्टेट स्टार्ट कर दी थी और अब धीरे धीरे हम लोग उस मैंगो स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ लिया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से किस तरीके से फोर्स अप्लाई होता है वो हमने समझ लिया था। अब जो मैग्नेटोस्टेट की स्टार्टिंग होती है, जिसको हम लोग बायो सावर्ट लॉ बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर बेसिकली कूलॉम्ब्स लॉ होता है, ठीक वैसे ही मैग्नेटोस्टेट के अंदर बायो सावर्ट लॉ होता है। कुछ चेंजेस करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट के सारे फॉर्मूले मैग्नेटोस्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा at the end of the magnetostate कि what are the comparison between the electrostate formulas and magnetostate formulas। वैसे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं कंपैरिजन, ठीक है ना। ज़्यादा कोई कंपैरिजन डिफिकल्ट है नहीं, वो मैं आपको एक साथ समझा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बट वो कंपैरिजन करना जरूरी है, बस कुछ नहीं करना होता। म्यू जहां पर इलेक्ट्रोस्टेट के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नोड आ जाए, उसी जगह 1/म्यू नोड कर देना है। समझना की बात, जहाँ एप्सिलॉन नोड आ जाए वहां 1/म्यू नोड कर देना है। जहां पर चार्ज आ जाए वहां पे करंट कर देनी है, जहाँ पे चार्ज आ जाए वहां पे करंट कर देनी है, सिंपल। तो ऐसा कुछ काम हम लोग को धीरे धीरे करके समझना होगा। चलो सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं हम लोग, बायो सावर्ट लॉ जो आपने दिया हुआ है। आप लोग फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। तो स्टार्टिंग आज की क्लास की हम लोग करेंगे इसी से ही, बायो सावर्ट्स लॉ। तो बच्चों बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो आप लोगों ने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर ये पढ़ा हुआ है, तो मैं ज़्यादा इसमें आपको दखल अंदाजी नहीं करूंगा। जो आपने पढ़ा है वही, कि जैसे मान लीजिए बच्चों एक वायर जा रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है आई, अब ये यूनिफॉर्म करंट है। अब करंट देखने में तो लग रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है। बेसिकली करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो होती है, डायरेक्शन तो होती है इसके पास, बट ये वेक्टर के नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करती है। करंट एक्चुअली वेक्टर का नॉर्मल रूल ही होता है कि अगर कोई वेक्टर यूं जा रहा है, कोई वेक्टर यूं जा रहा है, कोई वेक्टर यूं जा रहा है, तो वेक्टर नंबर एक वेक्टर नंबर दो बराबर क्या होता है, वेक्टर नंबर तीन होता है। ये वेक्टर के एक नॉर्मल एडिशन रूल कहलाता है। करंट इसको फॉलो नहीं करती है, क्योंकि करंट जो है ना वो किरचॉफ लॉ को फॉलो करती है। तो करंट का रूल ये होता है कि अगर कोई नोड पे करंट इनकमिंग है, इनकमिंग और कोई करंट आउटगोइंग है, आउटगोइंग है, तो एक दो बराबर तीन, ऐसा हम लोग इसको चार नंबर देते, तो एक प्लस दो बराबर क्या हो जाएगा, तीन प्लस चार। तो किरचॉफ लॉ के फॉलो करने की वजह से करंट वेक्टर के नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये वेक्टर नहीं होती। अब प्रॉब्लम ये कि वेक्टर नहीं है तो भैया फिर क्या स्केलर है? नहीं, क्योंकि इसके पास दिशा है, डायरेक्शन है, तो ये स्केलर भी नहीं होती, इसीलिए इसको टेंसर नाम दिया गया है। बट एनीवे, हम लोग बात करते हैं करंट अगर कहीं पे फ्लो हो रही है मान लीजिए, और इस वायर का लेंथ L है, तो इसमें टोटल करंट I फ्लो रही है। मैं एक काम करता हूँ, इस करंट की वजह से किसी पॉइंट P पर क्या निकालना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, समझना बच्चों। तो इस कंप्लीट L लेंथ के वायर की वजह से इतनी सारी I करंट का हम एक साथ नहीं निकाल सकते, तो क्या करें। तो वही जैसे हम पहले करते कि एक लेंथ एलिमेंट DL हम लोग मान लेते हैं। ये मैंने क्या मान लिया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मैंने DL यहाँ पर मान लिया। इस DL की वजह से इस P पॉइंट पर, जो कि पर्टिकुलर इस DL से R डिस्टेंस पर अवेलेबल है, और इस DL से अगर DL का देखो करंट L की डायरेक्शन में होगा जहाँ पर L आपका होगा, तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो आपका जो लेंथ है वो भी ऊपर जाएगा, पर लेंथ वेक्टर है, क्योंकि लेंथ हमेशा से वेक्टर होता है, लेंथ हमेशा से वेक्टर होता है।
सरफेस हमेशा से वेक्टर होता है, हाँ वॉल्यूम वेक्टर कैटेगरी में नहीं आता। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि करंट जो है इधर जा रहा है लेंथ की डायरेक्शन में, और ये मेरे पास बेसिकली एक थीटा एंगल पर पी पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे इस करंट की वजह से, बिकॉज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पर कहाँ होगा, इसको समझने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल काम में लेना होगा। समझाता हूँ, करंट जिस डायरेक्शन में जाए ना बेटा, वहां पर ये थंब रख दे। जैसे मान लो अपने इस वाले ऑप्शन में करंट ऊपर की ओर जा रही है ना, तो ये ऊपर मैंने क्या कर दिया, हमेशा राइट हैंड का यूज करना, ऑलवेज यूज राइट हैंड, इस बात का ध्यान रखना। करंट जा रही है ऊपर की ओर, थंब ऊपर की ओर रखो। जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, कहने का मतलब जहां पर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वहां पे फिंगर को ले जाओ। जैसे मान लो मेरे राइट साइड में है की पॉइंट जहां मुझे निकालना है, तो मैं राइट साइड में अपनी फिंगर्स को ले गया। आई थिंक आप भी ये चीज कर पाओगे। आप अपने रजिस्टर में इस डायग्राम को बनाइए और रजिस्टर में ही ऊपर हाथ से इस तरह से कुछ, रजिस्टर में ही बनाना, चिंता मत करना, रजिस्टर में ही बनाओ आप। तो ऐसे हमारा पोजीशन है, और अब आपको फिंगर टर्न करनी है। तो जैसे आप फिंगर टर्न करेंगे, तो फिंगर टर्न एस तो होती नहीं है, फिंगर हमेशा टर्न ऐसे होती है बेटा। तो जैसे आप फिंगर्स टर्न करेंगे, तो फिंगर्स टर्न ऐसे जाएगी, मतलब कि इन द प्लेन जाएगी, इन द प्लेन। देखो हमेशा याद रखना, एक्स वाई प्लेन में बाहर की ओर प्लस जेड डायरेक्शन होता है, और इन द प्लेन अंदर की ओर माइनस जेड होता है। तो यूजुअली अगर हमारी फिंगर अंदर जा रही है, तो इस पूरे रीजन में हमारा फील्ड जो है वो अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर फील्ड को एक्स मतलब क्रॉस से डिनोट करते हैं। चलो बाई चांस मान लेता हूँ ये पी पॉइंट यहाँ होता है इसके लेफ्ट साइड में, तो आपको फिंगर को ऐसे रखना पड़ता, और इन फिंगर्स को अब आपको ऐसे लेके जाना पड़ता, बिकॉज आपका पॉइंट लेफ्ट साइड में। और फिर अब आप फिंगर टर्न करेंगे, तो फिंगर आपके मुंह पे आएगी, मुंह पे आएगी मतलब आउट द प्लेन, बाहर की ओर आएगी, मतलब प्लस जेड पे आएगी। तो यहाँ पर प्लस जेड में डायरेक्शन होगा वो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। समझने की बात। तो ये तो हुई वायर की बात। अगर रिंग रिंग की बात होती ना, तो बेटा ऐसा करना पड़ता हमको कि रिंग में करंट फ्लो अगर मान लो ऐसे हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है वहां पर फिंगर को टर्न करना पड़ता है। जैसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो राइट हैंड की फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो, तो आपका थंब जहां जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब मुंह की तरफ आ रहा है आपका थंब, मुंह की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, मतलब मुंह की तरफ। और अगर मान लो इसी तरीके से अगर यहाँ पर होता, तो आपको ऐसे करना पड़ता, तो आपका थंब अंदर जाता, ऐसे करना पड़ता, थंब अंदर जाता। इसका मतलब अगर करंट क्लॉकवाइज है, तो फिर आपको अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को फील करवाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास राइट हैंड थंब रूल काम करता है, जिसमें राइट हैंड, क्योंकि इससे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इसमें यह है कि इफ करंट is flowing इन वायर, अगर करंट वायर में फ्लो हो रही है या लाइन में फ्लो हो रही है, मतलब लाइन स्ट्रेट वायर, इसको स्ट्रेट वायर लिख दो। ठीक है, तो जो थंब होगा उसको रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट।
करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर को रखना है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर वायर, मतलब रिंग में अगर करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे लिख लो टर्निंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टर्निंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझने की बात। और अगर रिंग में फ्लो हो रही है तो टर्न द फिंगर, turn the finger in the direction of current, then thumb will give the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप समझ गए, इतना काफी था आपके लिए। ठीक है, तो बायो सावर्ट लो ये बात बोलता है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो खैर अलग चीज लिखा दी मैंने आपको बहुत ही, इसको आप कहीं पे रफ कॉपी के अंदर या कहीं पे अपने खोपचे ऑप्चे बना के लिख देना, ये अलग से चीज है। ये खैर 12th क्लास की बात है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में ना करा के बहुत शॉर्ट में और बहुत मीनिंगफुल तरीके से आपको समझा दिया। हमारा मेन मुद्दा बायो सावर्ट लॉ है। तो बायो सावर्ट लॉ ये बात बोलता है कि छोटी सी लेंथ है तो छोटी सी लेंथ की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो जो करंट फ्लो हो रही है वो तो सिमेट्रिक है, तो वो तो आई पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है डेल्टा एल के साइन कंपोनेंट के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ है इसलिए दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसको अगर मिक्स कर दें हम लोग तो डेल्टा बी जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो वहां पर क्या था, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो आपका के था उसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, बट एप्सिलॉन नॉट की जगह आपने 1/म्यू नॉट रख दिया, तो बस ये आ गया। फिर था के क्यू, क्यू की भी जगह यहाँ पे आई आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये के आई अपॉन आर स्क्वायर। बस इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा, यहाँ पे एक लेंथ का पैरामीटर और आता है जिसे बोलते हैं डेल्टा एल साइन थीटा। बस बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देख लो थीटा किसके बीच का एंगल है, तो थीटा जो लेंथ है एल और जो थीटा जो आर है ये वाला जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है, तो वो डेल्टा बीटा है। तो तुम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो आपकी श्रद्धा का विषय है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो आपको तो वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पे और लिख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ऑफ डेल्टा एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर। तो ये था हमारा बायो सावर्ट लॉ। हाँ, अगर आपको कंप्लीट करंट या कंप्लीट एल लेंथ से फ्लो होने वाली करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हमारा एक अलग विषय है।
अब कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सही रहेगा। आपको कुछ एप्लीकेशंस ध्यान रखनी है, उनके रिजल्ट्स भी याद रखने हैं डायरेक्टली, बिना किसी लोग छुप के, है ना। तो क्वेश्चन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, एप्लीकेशन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल circular coil having current I, having करंट आई। बच्चों देखना बहुत सिंपल है, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें ना आई करंट फ्लो हो रहा है बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। नंबर 1, एट द सेंटर, एट द सेंटर, इसका रिजल्ट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैं आपको खैर निकलवा दूंगा इसमें। तो बात सिंपल सी है कि ये हमारे पास एक कॉइल है, मैं इसमें करंट फ्लो करवाने का एक स्पेस देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने करंट फ्लो करवा रखी है, यहाँ से मैंने वायर कनेक्ट कर रखा है किसी बैटरी से जो करंट दे रही है, और यहाँ से करंट बाहर भी निकल रही है। तो इस तरह से करंट का फ्लो आपको लग गया होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो सेंटर पे अगर फील्ड निकालेंगे तो आउटसाइडर फील्ड आएगा बाहर की तरफ, तो यहाँ पर ही बाहर की तरफ का डॉट लगाता हूँ मैं। ठीक है, अब ये हम किसी आई करंट जो कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, आर इसकी रेडियस है, तो आर डिस्टेंस में मान लेता हूँ एक, जहाँ पे करंट फ्लो हो रही है उसको डीएल लेंथ मान लेता हूँ। तो डीएल लेंथ बेसिकली, जब ये सर्कुलर कॉइल है तो यहाँ पर ये रहेगी, और आर जो है वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, इस तरफ की तरफ, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक बात याद रखना बेटा, सेंटर से जो डीएल है, आर डिस्टेंस, वो बीच का एंगल हमेशा 90 होता है एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप मान लो, जैसे मान लो मैं ये आर देख ला हूँ, तो यहाँ जो डीएल है ना उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ऑटोमेटिकली आर और डीएल के बीच का एंगल जो है वो 90 ही रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आर और डीएल का एंगल कितना होगा। तो अगर ये 90 है, तो उस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई करंट फ्लो हो रहा है डीएल साइन थीटा होता है, तो थीटा तो 90 है, तो 90 डिग्री में लिख देता हूँ। और रिंग वाले केस में तो हमेशा 90 ही रहेगा, आप चिंता मत करना इस बात का ना, अगर सेंटर पे निकाल रहे हैं तो, बिकॉज सेंटर से रेडियस हमेशा परपेंडिकुलरली वर्क करती है। तो ये मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट। अब वेरिएशन केवल डीएल में है, जो हम लोगों ने एलिमेंट लिया है वो केवल डीएल का लिया है। तो जब कंप्लीट फील्ड की बात करेंगे, द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू होल वायर दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, एक सर्कमफेरेंस टाइप से कवर हो जाएगा डीएल में। तो अगर सर्कमफेरेंस टाइप से ये कवर हो जाता है, तो इसको हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई, और डीएल को हम लोग सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस मान ले 2 पाई आर है, और मैं आर स्क्वायर लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, तो यहाँ पर मैं आर स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पे भी आर स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, एंड पाई से पाई गया, आर से आर गया, और 2 से ही गया 2 टाइम्स, तो ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2। सेंटर देखो मैंने आपसे पहले कहा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो रही है, और सेंटर बाहर की ओर है बेसिकली, तो बाहर की ओर जो सेंटर है वो बाहर की ओर हम लोग ले लेते हैं। अब सर्कमफेरेंस 2 पाई आर क्यों है यहाँ, वही मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, सर्कमफेरेंस के अलग अलग भी आ सकता है, अगर हम लोग टुकड़ा अलग अलग ले लेंगे तो कुछ नहीं करना बेटा, ये जो डीएल है ना, यहाँ पर हम लोग अगर
एक क्रिएट करें तो ये आर हम लोग रेडियस पर ले रहे हैं, तो रेडियस तो उसकी स्मॉल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर लिखते हैं जो कि फिक्स रेडियस है, और ये थीटा है तो डी थीटा हो जाएगा, मतलब आर्क इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाई विद द रेडियस, और ये जो थीटा है ये 0 से लेकर 2 पाई तक घूमता है। अब आपका सर्किल जितना बड़ा होगा ना उस अकॉर्डिंगली थीटा वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो खैर आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आर और ये आर स्क्वायर, यहाँ तो खैर 2 पाई का एंगल था। अगर 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 पूरा एंगल कवर ना करे, हाफ सर्किल हो, तो हाफ सर्किल की वजह से बेसिकली पाई आएगा, और कम सर्किल हो 1/4 तो 1/4 आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, और आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस कॉइल में n टर्न्स हैं, सो फॉर n साइकिल्स, अगर मान लीजिए कॉइल में n टर्न्स है, जितने टर्न्स होंगे करंट उतने टाइम्स बढ़ जाती है। तो अगर n टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग एट द सेंटर। अब अगर मान लो दूसरा केस मैं लेता हूँ और किसी पर्टिकुलर बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है बेटा आपको, है ना, मैं जितने भी रिजल्ट्स निकलवा रहा हूँ ना उनमें से कुछ रिजल्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखना है। दूसरा केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग केस है बेटा, ध्यान रखना इसका भी। at any point on the axis, at any point on the समझ रहा है ना। ये अब मैं थोड़ा टेढ़ा खड़ा कर रहा हूँ साइकिल को ना, सीधा नहीं हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ये उसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग, इसको a मान लेते हैं सर्किल की रेडियस को, और इस रेडियस से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस रेडियस से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट पर मान लेते हैं कि आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि एक्सिस पर है कोई भी एक पॉइंट। तो मैं एक एलिमेंट लूंगा पहले, ये मान लेता हूँ मैं एलिमेंट है, इसको मैं dl बोल देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इस dl एलिमेंट की वजह से जो होगा इस पॉइंट पर, वो क्या होगा, पहले मैं यहाँ उस डिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, मतलब डिस्टेंस मैटर करता है, तो ये डिस्टेंस मैटर करेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो आपको आता है पाइथागोरस से निकाला है, कुछ नहीं है। तो बच्चों मैं इसे मान लेता हूँ कि अब ये क्या है कि रेडियस तो है नहीं, तो ये कोई ना कोई सब पॉइंट जरूर होगा। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो है ना रेडियस जो है ना वो इससे थीटा एंगल पर है, कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट होगा, अब ये तो 90 माइनस थीटा होगा कहने को, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये 90 माइनस थीटा होगा, ऐसा थीटा हम लोगों ने कंसिडर किया है। और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो घुमाओ, आपको घुमाना पड़ेगा यार बेटा, उधर है आपका क्या बोलते हैं dl, p पॉइंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर जाएगा, यहीं पे कहीं पे, मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा, जैसे मतलब नीचे नहीं, राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड लेना पड़ेगा। ये आपका करंट यू फ्लो हो रहा है ना, इधर इस तरफ, है ना, और आपका ऑपोजिट पॉइंट इधर है, तो जब फिंगर टर्न करोगे ना, थोड़ा आपको कॉपी को उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे सीधी कोई में काम नहीं लगेगा, कॉपी को उल्टा कर लो, और कॉपी को रजिस्टर को उल्टा करके जब आप फिंगर्स टर्न करोगे इस पॉइंट पे फिंगर लाके,
तो कहीं ना कहीं फिंगर यहाँ टर्न होगी आपकी, और नहीं तो याद कर लो कि इस तरह से आपकी फिंगर टर्न होगी, तो बी इधर आ जाएगा। तो इसके कंपोनेंट निकल जाएंगे बेटा, इधर कुछ कंपोनेंट आएगा और इधर कुछ कंपोनेंट आएगा। देखा जाए तो कंपोनेंट कैसा आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये ऐसे आएगा कि अगर ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये वाली एक्सिस जो होगी ना, तो ये अगर थीटा है तो ये एक्सिस से बनने वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। समझते हो ना, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है ना। ये नहीं, तो ये जेड शेप बन रहा है, जेड शेप इस तरीके से, तो जेड शेप में ये वाला जो होगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 का होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थीटा। फिर ये 90 पर होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। फिर ये 90 पर, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। जो कंपोनेंट आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के वो आएंगे डेल बी कोस थीटा, और यह आ जाएगा डेल बी साइन थीटा। इन द सेम वे बच्चों, इन द सेम वे यहाँ पर भी डेल्टा एल होगा। यहाँ डेल्टा एल होगा तो यहाँ इस डेल्टा एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा। फिर इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाले और ये वाले। तो जो कोस वाला कंपोनेंट है वो तो ऐड अप हो जाएगा, और जो साइन वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो बेसिकली देखा जाए तो इसी की वजह से आएगा, ठीक है। और अगर मैं आर कैप मतलब जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपको निकालना है, जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो ये वाली है, और इनके बीच का एंगल 90 है, क्योंकि ये वाला एंगल कहलाता है ये डेल्टा एल का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज आर कैप। इनमें तो 90 डिग्री का एंगल है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो ये तो खैर डेल्टा एल साइन 90 दैट इज डेल्टा एल ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बात है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स की। तो बात ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए इस छोटे से लाइन एलिमेंट की वजह से, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, मतलब साइन 90 हो जाएगा, तो क्योंकि थीटा जो होता है वो लेंथ जहां जा रही है वो डायरेक्शन, और आर केप जहां जा रहा है उस डायरेक्शन के बीच का एंगल है जो कि 90 है। तो खैर केस में तो 90 रहेगा, 99% केसेस में 90 एंगल रहेगा, आप उसकी चिंता मत करना है ना, 99% केसेस में ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, वो केवल कोस कंपोनेंट ही देगा, क्योंकि साइन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आई डेल्टा एल, अब यहाँ पे आर जो है वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है अपने को, 4 का डायग्राम में कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार, कैसे निकालें, चलो निकाल लेते। थीटा के सामने जो होता है वो होता है लंब, मतलब परपेंडिकुलर। 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस, और बचा हुआ जो बेस होता है वो मतलब आधार। तो लाल बटा कका के हिसाब से आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा की जो वैल्यू है, पाइथागोरस लगाओ तो आधार बटा कर्ण, तो ए बटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। और हमारा सर्किल पूरा घूम रहा है, जीरो से लेकर सर्कमफेरेंस तक पूरा, वो रख दो यहाँ पे म्यू नॉट आई ए अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा एल ही वेरी करेगा बस 2 पाई ए तक, तो उसको वेरी करवा दो।
मल्टीप्लाई विद 2 पाई ए। थोड़ा इसको सॉल्व करो, तो म्यू नॉट एन आई 2 पाई ए 3/2 लगाना भूल गया मेरे को, तो 3/2 यहाँ पे आएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर 3/2। समझ, ओके, दिस इज द आंसर। ये भी आपको लर्न करना है एक्चुअली, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, तो लर्न तो खैर ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 लेते हैं। अब एक वायर लेते हैं और वायर के पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर हम लोग निकाल लेते हैं। अगला केस है वायर का। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, केस नंबर 2 लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर और कंडक्टर। तो हाँ, एक करंट फ्लो हो रही है, किसमें हो रही है? वायर में। मान लेते हैं ये वायर है, इसके दो हिस्से हैं, इसके सेंटर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मेरे पास बस ये समझ लेता हूँ कि ये जो दोनों हिस्से हैं वायर के, इन दोनों हिस्सों से इसको मिला दूँ, तो ये जो बनने वाला एंगल है इस डायरेक्शन में θ1 है और इस डायरेक्शन में θ2 है। तो ऑब्वियसली बात है, 90 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये इस डायरेक्शन में हो, तो ये हो जाएगा 90 माइनस θ। अब मैं ना ये देख रहा हूँ कि हम जिस सेंटर से निकालना चाह रहे हैं, जो वो है एल लेंथ की डिस्टेंस पर, वो है एल लेंथ की डिस्टेंस पर, और ये जो वायर रखा हुआ है ये आर डिस्टेंस के आसपास रखा हुआ है। और ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो जो जिस हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहे हैं छोटा सा, जिसकी वजह से हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एल लेंथ है वो ऊपर जा रही है इधर की तरफ, करंट भी ऊपर फ्लो हो रही है। जो एंगल देखते हैं वो लेग टू लेग देखते हैं, तो ये एंगल हम लोग नहीं देखेंगे, लेग टू लेग एंगल ये वाला होगा, ये वाला मतलब 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा इज 90 प्लस थीटा होता है। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसमें और जिस में आ रहा है उसके बीच का एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। सो आई ऑफ डी एल साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब इसमें देखो, ये हमको निकालना पड़ेगा वैसे तो, क्या थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चलो चेंज करते हैं। हम जानते हैं डायग्राम में देख के कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L अपॉन आर। ये सब तो डायग्राम में आपको मिल जाएगा। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाइथागोरस से R tan थीटा, क्योंकि मुझे सब कुछ थीटा में कन्वर्ट करना है, बिकॉज मुझे जो दे रखा है ना वो थीटा एंगल दे रखा है, तो हर चीज थीटा में आनी चाहिए ना। तो R ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ से आप देखो cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन आर
एंड आर इज इक्वल टू आर ऑफ सेक थीटा। तो ये सब चीजें पुट करने के बाद जो डेल्टा बी आएगा मेरा बड़ा इजीली आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सबसे पहले आई है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डीएल है आर सेक स्क्वायर डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर साइन 90 प्लस थीटा को यूजुअली बोलते हैं कोस थीटा, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, आर स्क्वायर ये आर से आर कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, केवल कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा का होता है साइन थीटा, ठीक है, और लिमिट लगानी पड़ेगी हमको वो अलग। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई थीटा 1 से थीटा 2 so this will be like this will be mu naught I upon 4 pi that's it। और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो करंट ऊपर फ्लो इधर है तो अंदर की ओर डायरेक्शन जाएगी। डायरेक्शन का लफड़ा मत पढ़ना, तो राइट हैंड थंब रूल से निकल जाएगी। बस हाँ, ये याद रखना कि अगर थीटा 1 थीटा 2 पी पॉइंट पर बनने वाले एंगल है तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, दैट्स द थिंग। बस इतना याद रखना कि थीटा 1 थीटा 2 कहाँ से बना हुआ है, पी पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, याद रख लोगे। थीटा 1 थीटा 2 कहाँ बना हुआ है, उस पी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहीं पे बना हुआ है। सिंपल। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और भी बातें आपके सामने क्लियर हो जाए। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of a square loop which carries a steady current I, let R be the distance from center to side। समझाता हूँ तुमको। बड़ा आसान सवाल है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक स्क्वायर लूप दे रखा है, इस लूप में ना इस तरह करंट फ्लो हो रही है। Okay। आपको इसके सेंटर में एडिक्वेट इंटेंसिटी निकालनी है। स्क्वायर लूप है तो कैसी बात है, हर एक टाइप हर एक जो
कॉर्नर है उससे सेंटर की डिस्टेंस जो एंगल होगा वो 90 का होगा, बिकॉज टोटल 360 होगा तो ये 90 का हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है कि लेट आर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ साइड, सेंटर से साइड के बीच का डिस्टेंस आर है, और ये आर जो है ना सेंट्रल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसने ये दे रखा है, साइड बोला है, कॉर्नर नहीं बोला। अगर कॉर्नर बोलता तो फिर ये डिस्टेंस आर होता, बट साइड बोला है इसलिए डिस्टेंस आर ये वाला होगा। तो सिंपल है, एक साइड में हम एंगल देखा तो 45 का है, ये भी 45 का है, तो बस हमारा लग जाएगा फॉर्मूला फॉर वन साइड डेल्टा बी कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि आर डिस्टेंस वो है ही सही जो हमारे क्राइटेरिया में आ रही है, जो हम लोगों ने भी निकाला है ना, उस क्राइटेरिया में आर आर आ गई तो आर होता है जहाँ जिस पॉइंट से निकालना है और उस वायर के सेंटर से उसका डिस्टेंस देखना होता है, वो आ रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एंगल भी आपको मिल गया साइन 45 डिग्री प्लस दूसरा भी साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 मतलब 45 मतलब होता है 1/√2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी, अब 4 है आपकी बार, तो 4 है, चारों का डायरेक्शन सेम है तो चारों की सेम ही आएगा, तो एडअप हो जाएगा चारों का, तो 4 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ड्यू टू 4 वायर हमारे पास ये हो जाएगा, और ड्यू टू ऑल 4 साइड्स मतलब पूरा स्क्वायर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और करंट ऐसी जा रही है लूप में, तो बाहर की तरफ आउटसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा जाए तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 म्यू आई अपॉन, ऐसे ही मान लो बच्चों, एक ये तो स्क्वायर था, तो ये ऐसा लूप था जिसमें 4 साइड्स है। अगर n नंबर ऑफ साइड्स हों किसी लूप में, तो उसके लिए आप लोग याद रखना कितना एंगल बनेगा, θ1 या θ2, उसका ध्यान रखना। तो जितनी साइड्स होगी ना उसका 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, और वो टोटल 2 पाई आपको प्रोवाइड कर देगा। इससे आपको थीटा निकल जाएगा ऑलमोस्ट पाई अपॉन थीटा, सॉरी पाई अपॉन एन, ठीक है। और यही आपका θ1 होगा, यही आपका θ2 होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 4 साइड है, तो 180 अपॉन 4 दैट इज 45 डिग्री, सिंपल। ऐसे भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो, तो ऐसा बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख सकते हैं इसमें, कि अगर मान लो कोई वायर है और वो इनफाइनाइट लेंथ का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर बच्चों, बहुत सिंपल चीज है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ना बेटा, तो जिस साइड जो साइड आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है, वो दोनों साइड जा रही है वैसे तो ये साइड इनफाइनाइट तक जा रही है, तो देखो जो थीटा एंगल होता है ना ये वाला, साइड बढ़ती जाएगी तो ये थीटा एंगल भी बढ़ता जाएगा, और ये जब साइड बढ़ती जाएगी थीटा एंगल बढ़ता जाएगा, तो इनफाइनाइट पे जाके कुल मिला के ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही मान लो ये वायर है
ये इन्फिनिट पे बढ़ रहा है तो ये एंगल यहाँ है, फिर थोड़ा और बढ़ा हुआ है, फिर थोड़ा और बढ़ा हुआ है, फिर इन्फिनिट एंगल सीधा हो जाएगा। तो कुल मिला के आप अगर देखोगे तो थीटा वन और थीटा टू का जो वैल्यू है ना, वो 90 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिट पे जाके। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर की वजह से, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अगर ये आर लेंथ है तो साइन 90 प्लस साइन 90, कुल मिला के ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक साइड इन्फाइनाइट पे जा रही है तो बात अलग है, 2 पाई आर इनफाइनाइट वायर। ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आसान कॉन्सेप्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखने में। ठीक है बच्चों, तो आज इतने ही करते हैं सवाल, बहुत सारे सवाल हैं वैसे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग कल कर लेंगे उनको। और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दो आप लोग। ठीक है, ओके, बाय।